जय गुरुदेव बच्चों। पिछली वीडियो संज्ञा वाली जो वीडियो थी उसमें आपको कुछ डाउट था, उस डाउट को मैं क्लियर करने जा रही हूँ कि उसमें वैभव, गौरव इस तरह के शब्द थे। इन शब्दों में अप्रत्यय जोड़ने के कारण और इनमें परिवर्तन हुआ। आपको मैं पिछले क्लासों में भी बता चुकी हूँ कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कि जब किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे इक, ये और ए, ये प्रत्यय ऐसे हैं जो 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 भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एक प्रत्यय में हम देखते हैं, एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे इच्छा प्लस एक ऐच्छिक, यहाँ पर ई, इच्छा का जो ई है वो आई में परिवर्तित हो गया। तो एक प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो आगे वाला जो अक्षर होता है, आगे वाला जो वर्ण होता है उसमें वृद्धि कर देता है। ई, और चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो वो आई में परिवर्तित हो जाती है। ए आ में परिवर्तित हो जाता है। और ऊ, और छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों औ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इच्छा प्लस एक ऐच्छिक, दिन प्लस एक दैनिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, विचार प्लस एक वैचारिक। इस तरह एक प्रत्यय जो होता है वो आगे वाले जो वर्ण है, आगे वाला जो अक्षर है उसमें परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही यह प्रत्यय जो है इसमें भी परिवर्तन होता है। यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे उदार में यह प्रत्यय जुड़ता है तो औदार्य बनता है। ये जो ऊ है ये परिवर्तित होगा औ में, चाहे ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों ही ऊ औ में परिवर्तित होता है। ऐसे ही पाश्चात, पश्चात, पश्चात में पश्चात शब्द है, उसमें जब यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पाश्चात्य। इसमें क्या परिवर्तन हुआ, आप क्या परिवर्तन देखते हो कि इसमें जो ए है, ये पे में ए है, वो किस में परिवर्तित हो गया, आ में। और ऐसे ही और देखते हैं, मधुर में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो माधुर्य बनेगा, बत्सल में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो वात्सल्य बनेगा। ये जो परिवर्तन होता है ना वो आगे वाले वर्ण में होता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि आगे वाले जो वर्ण है आगे वाला उसमें परिवर्तन होता है ना। तो जैसे वत्सल में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो वात्सल्य बनेगा। ऐसे ही ए का नियम है, ए प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द है जैसे विभू में ए प्रत्यय जोड़ा तो इसमें विभू में आपको क्या दिख रहा है, आगे वाले वर्ण में ई दिख रहा है। ई किस में परिवर्तित होगा, आई में। ये हम पे एक वाले में देखा, यही ये वाले में देखा, यही रूल इसमें चलता है। ई किस में परिवर्तित होगा, आई में। ऐसे ही और क्या होता है इसमें, और लघु में ए जोड़ा लाघव बना, गुरु में ए जोड़ा गौरव बना, शिशु में ए जोड़ा शैशव बना, मनु में ए जोड़ा मानव बना, मधु में ए जोड़ा माधव बना। तो ए प्रत्यय के कुछ और भी रूल्स हैं। जैसे ए प्रत्यय लगने पर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे अंत का जो ऊ है वो बे में बदल जाता है। जैसे विभू, एक तो आगे वाले में भी परिवर्तन होगा, बाकी ऊपर का हमने एक और ये में देखा, इसमें पीछे वाले वर्ण में परिवर्तन नहीं होता है। किंतु जब ए प्रत्यय जुड़ता है तो पीछे वाला जो वर्ण होता है उसमें जो स्वर होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे विभू में हमने देखा, जो विभू में जो ई है वो आई में परिवर्तित हो गया, आई में परिवर्तित हो गया। और विभू में भे में जो ऊ है
वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बे में, और वो भी कौन सा, हलंत वाला बे। और फिर इसमें देखो शब्द है विभू। जब हम इसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका जो ई है वो तो किस में बदल जाएगा, आई में। और विभू में जो ऊ है ऊ किस में बदल जाएगा, बे में। ये ध्यान में रखना हमें, ऊ किस में बदल जाएगा, बे में। और तो हम देखेंगे कि इसमें ई किस में बदल गया, आई में, तो वही। और ऊ भे में जो ऊ है वो किस में बदल गया, बे में। अब इसमें लास्ट में जो इसमें हम ए प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं तो ए पूरा जब ये हलंत वाला बनता है और जब इसमें ए प्रत्यय जुड़ता है तो ये पूरा वै हो जाता है। इस तरह वैभव शब्द बना। ऐसे ही मनु है, माधव है, लघु है, और भी बहुत सारे वर्ण हैं इसमें। तो इन सब का इस तरह का रूल चलता है। मुझे ये विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे फिर से बताएं। अगला हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कल जो क्रिया जो टॉपिक पढ़ा था हमने उसको आगे जारी रखते हुए हम आगे का पढ़ेंगे क्रिया का। तो क्रिया में हमने सकर्मक क्रिया तक पढ़ लिया था, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चों, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के अनेक भेद होते हैं। हमें उनमें से कुछ जो मेन भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। बाकी में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई, मोहन खाना खाता है। इस तरह के जो शब्द है वो सामान्य क्रिया, खाता है, सोता है, जाता है, आई, गई, ये क्या है, सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के भिन्नार्थक से तात्पर्य है भिन्न प्लस अर्थ, अर्थात अलग अर्थ देने वाला। तो इसमें भिन्नार्थक जो क्रिया है, भिन्नार्थक क्रिया मिलकर के संयुक्त क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया। इसमें बना और लिया दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं जुड़ रही है तो ये संयुक्त क्रिया हुई। हेमराज ने खाना खा लिया। खा और लिया दो क्रियाएं हैं जो कि भिन्न अर्थ देने वाली है, तो इस तरह ये संयुक्त क्रिया हुई। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं ने करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता जो है खुद कार्य नहीं करता है, वो दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, बाती है, बाया है, बाए हैं। ये इस तरह के क्रिया के पीछे शब्द जोड़े जाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे
गुरुजी छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, कविता सविता से खाना बनवाती है, इस तरह के वाती है, वाया है, इस तरह के क्रिया के पीछे शब्द जोड़े जाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। अगली जो क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे बच्चे स्कूल से आकर खेलने गए, माँ ने खाना बनाकर बच्चों को खिलाया, इस तरह की जो क्रियाएं हैं कर या करके, जो इसमें इस तरह की क्रिया जो होती है इनमें दो क्रियाएं होती है। एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है तथा दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। तो पहले जो समाप्त होने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगली है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, क्रियाएं जो होती है वो धातु से बनती है। धातु के पीछे ना या ना लगा करके जो क्रियाएं होती है वो धातु से न बन करके संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंग, रंग क्या है? संज्ञा शब्द है। और रंगना क्या हो गई? क्रिया। लजा, लज्जा, लज्जा संज्ञा शब्द है, लजाना क्रिया हो गई। गर्म, ये विशेषण का शब्द है, गर्म, गरमाना क्रिया हो गई। चमक विशेषण का शब्द है, चमकाना। गुदराना, अपनाना, अपन ये सर्वनाम का शब्द है, अपनाना ये क्रिया हो गई। इस तरह संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनने वाली जो क्रियाएं होती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगली जो क्रिया है वो है कृदंत क्रिया। देखो, नाम धातु क्रिया जो कि संज्ञा सर्वनाम से बनती है। कृदंत क्रिया वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ क्रिया में ही कुछ प्रत्यय लगने पर जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल, चल धातु है। कहने का मतलब ये है कि धातु के पीछे प्रत्यय लगा करके जिन क्रियाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, चल से चलना या चलकर, लिख से लिख धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़कर लिखना बना, ता प्रत्यय जोड़कर लिखता बना और कर प्रत्यय जोड़कर लिख कर बना। इस तरह धातु के पीछे प्रत्यय लगा करके और जिन क्रियाओं का निर्माण किया जाता है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। अगली है सजातीय क्रिया। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है, अर्थात जो कर्म है वो और क्रिया दोनों का निर्माण एक ही धातु से होता है, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर क्रिया क्या है? लड़ी, और लड़ धातु है, लड़ धातु से ही लड़ी क्रिया बनी, और कर्म है इसमें लड़ाई, तो वो भी लड़ धातु से इसका निर्माण हुआ। तो इस तरह जिस क्रिया का निर्माण जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों ही एक ही धातु से बने होते हैं उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खा लिया,
अब मोहन ने क्या खाया? खाना। खाना क्या है? कर्म। और खा लिया ये क्रिया है। दोनों ही खाना और खा लिया दोनों ही एक ही धातु से बने हैं। इस तरह इसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अगला है सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वही सहायक क्रिया है जो कि क्रिया के को सहारा प्रदान करती है। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। इसमें पढ़ता क्रिया है और इसकी सहायता कर रही है क्या कर रही है? इसकी सहायता कर रही है। तो यहाँ पर है जो है वो सहायक क्रिया है। जैसे रख दी है, रख दी क्या है? क्रिया। और है रख क्या है? क्रिया। और दी है मतलब इसकी सहायक क्रिया है। इस तरह जिसमें सहायक क्रिया जो कि क्रिया की मूल क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। हाँ, उक्त वाक्यों में है तथा दी है सहायक क्रिया है। अब देखो बच्चों, काल के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, बिमला खाना बना रही है। भविष्यकालिक क्रिया, वह क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। इस तरह ये क्रियाएं हमारी समाप्त होती है। तो मेरे